हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस पूरे चैप्टर के मैंने अपनी बुक में नोट्स बनाए हैं, तो हम नोट्स से पढ़ेंगे। और उस नोट्स को पाने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है गुरु ज्ञान क्लासेज। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे नोट्स पर, तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये नोट्स है, इस नोट्स से हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ पहला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर सरल भाषा में समझे तो पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया है। अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसका मतलब है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे पानी का निर्माण होता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं किया जा सकता, यानी पानी से फिर से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बना सकते, यानी वापस से उलट नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी भौतिक विधियाँ है तो देखेंगे, बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, उपकेंद्रीकरण। ये भौतिक विधियाँ है जिनसे हम रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं कर सकते। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? अभिकारक की अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन, इन सब के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, तो भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया है जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं। और उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक मिलते हैं और उससे जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हो गया अभिकारक, और नया पदार्थ क्या बना? जल, तो जल हो गया उत्पाद। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों या सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ ही उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसमें जो भी अभिकारक उत्पाद है उनको उनके प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है और उनकी अवस्था को बताया जाता है। आसानी से अभिक्रिया को दर्शाया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था, अगर ठोस अवस्था है तो उसे एस से निरूपित करते हैं, और लिक्विड द्रव अवस्था है तो उसे एल से, और गैसीय अवस्था है तो उसे जी से, और जलीय विलयन यानी एक्वस है तो उसे ए और क्यू से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम रिबन का वायु या ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, तो मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन O2 के रूप में होती है, तो क्या बनेगा? MgO। ये इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण, क्योंकि अभी ये संतुलित नहीं है। तो इसकी संतुलित समीकरण क्या होगी? संतुलित समीकरण होगी 2Mg, और G मतलब कि गैसीय अवस्था, और O2 भी गैसीय के रूप में है। यह तीर का निशान की अभिक्रिया आगे की तरफ हो रही है, और 2MgO, तो ये संतुलित हो गई, क्योंकि पहले संतुलित नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु थे, यहाँ पर एक ही था, तो ये संतुलित नहीं थी। तो यहाँ पर 2 Mg के अणु हो गए और 2 ऑक्सीजन के अणु हो गए, तो ये संतुलित हो गई। तो 2MgO क्या आ गया? 2MgO बनेगा, वो सॉलिड बनेगा। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो आयरन प्लस H2O जल, तो Fe3O4 बना प्लस H2 बना, तो ये अभिक्रिया है, ये भी संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें तत्वों का नाम लिखेंगे, अभिकारक और उत्पाद लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 तत्व है, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अभिकारक यानी यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आयरन की संख्या है 1, और हाइड्रोजन की 2, और ऑक्सीजन की 1, और यहाँ पर जो उत्पाद बना उसमें
उसमें आयरन की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो अभिकारक और उत्पाद में आप देख सकते हैं कि इन दोनों की संख्या में अंतर है। हाइड्रोजन तो संतुलित है लेकिन आयरन और ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो इनको संतुलित करना होगा। तो संतुलित करने के लिए हम उत्पाद की संख्या को अभिकारक की संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आयरन की संख्या भी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे आयरन को। और फिर हाइड्रोजन तो संतुलित है, इसे संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4। तो ऑक्सीजन को भी हम यहाँ पर, ऑक्सीजन अकेला नहीं है, हाइड्रोजन के साथ है, तो पूरे H2O को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4H2O बन जाएगा। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर संतुलित हो गई है लेकिन हाइड्रोजन असंतुलित हो गया है, तो इसे भी संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का भी गुणा किया हुआ है और ये 8। तो यहाँ पर कितना डिफरेंट है, 8 बन गए। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पर भी 8 करने होंगे। तो यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे 4 से। तो इस प्रकार ये देखिए समीकरण संतुलित हो गया है। तो आयरन तो सॉलिड है और H2O लिक्विड, और ये भी सॉलिड है और ये गैस। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका कारण यह है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पदार्थ को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले व अभिक्रिया के बाद अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या जो है समान रहती है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में जितने तत्व भाग लेते हैं उनकी संख्या उतनी ही रहती है, बदलती नहीं है। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयले का दहन, यहाँ पर कार्बन जो कि सॉलिड है और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़ गए और CO2 गैस बनी। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई? ये संयोजन अभिक्रिया हुई। और उदाहरण है H2 और O2 मिलकर 2H2 और O2 मिलकर H2 बनाते हैं। इनका भी संयोजन हुआ जिससे जल का निर्माण हुआ। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलते हैं और उसके साथ उत्पाद बनता है और उसके साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एकल जो है अभिकारक होता है जिसके टुकड़े होते हैं और नए उत्पाद बनते हैं। तो ये है 2FeSO4 सॉलिड के रूप में है फेरस सल्फेट। तो इसको ऊष्मा दी गई जिससे ये टुकड़ों में बट गया, जिससे फेरिक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बनी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी। तो ये कैसे अभिक्रिया हुई? ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हुई। इसका अपघटन हुआ जिससे इतने उत्पाद बने। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक द्वारा दूसरे अभिकारक को हटा दिया जाता है या विस्थापित किया जाता है और इसकी जगह ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिसमें ये दोनों अभिकारक है। ये पहला अभिकारक इस अभिकारक को इसके स्थान से विस्थापित कर देता है और इसका स्थान ये जिंक ले लेता है, तो इसे जिंक सल्फेट बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, तो ये कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जिंक जो है कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, जिस कारण कॉपर का विस्थापन कर देता है और उसकी जगह ये जिंक ले लेता है। चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और पांचवी प्रकार की अभिक्रिया है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो
तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इस अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन अथवा रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। CuO+H2, तो Cu+H2 बना, इससे इसका अपचयन हुआ और इसका उपचयन हुआ है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभावों को देखा होगा हमने कि दैनिक जीवन में जो है उपचयन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला है संक्षारण। तो लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संरक्षित हो जाती है और संरक्षण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संरक्षण के अन्य उदाहरण हैं। दूसरा है विकृत गंधिका। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है, तो उसकी गंध जो है परिवर्तन हो जाती है, दुर्गंध हो जाती है। अपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंध यानी उसकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, विकृत हो जाती है उनकी गंध तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ हैं जिसे प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं, उनको मिलाया जाता है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम क्रियाशील गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स उपचयन न हो और वो लंबे समय तक खराब न हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी क्लासमेट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आगे का लेसन है अम्ल, सार एवं लवण, वो पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।